अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50.002 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 50.002 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 5। यानी 50.002 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 5 सार्थक अंक हैं। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको सार्थक अंक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में बताए हुए हैं और सभी न्यूमेरिकल्स मैंने सार्थक अंक से रिलेटेड आपको पहले ही सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आपको सार्थक अंक निकालना नहीं आता तो आप चैनल पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको जब फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाया था मेजरमेंट यानी मापन, तो वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 5। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आज हमारा यहाँ पे पहली बार आया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है चिमटा, ऑप्शन बी दिया है कैंची, ऑप्शन सी दिया है हल और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं आखिर उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम उत्तोलक को बोलते हैं लीवर। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में इसे लीवर बोलते हैं। तो उत्तोलक होता क्या है, तो उत्तोलक एक सरल मशीन है। यह एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है और यह बिंदु आलंब कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैंची। यानी निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कैंची। ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, ठीक है। और इसके अलावा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है चिमटा और ऑप्शन सी दिया है हल। तो ये दोनों किस वर्ग के उत्तोलक हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चिमटा और हल, ये किस वर्ग के उत्तोलक हैं, तो ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। आप लोगों से क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक होता है या फिर हल किस वर्ग का उत्तोलक होता है। तो जो चिमटा और हल है ये दोनों तृतीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा है, तो ऑप्शन बी यानी कैंची इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। तो यहाँ पे हमें C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है एक बार। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 20%, ऑप्शन बी दिया है 80%, ऑप्शन सी दिया है 30% और ऑप्शन डी दिया है 70%।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है C2H6, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इथेन के नाम से जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं C2H6 को हम किस नाम से जानते हैं? ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये इथेन का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम यहाँ पे C2H6 का अणु भार निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? C2H6 का सबसे पहले हमें यहाँ पे अणु भार निकालना होगा। अब अणु भार कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो देखिए यहाँ पे C2 लिखा है, C से हमारा मतलब कार्बन हो जाएगा। और कितना कार्बन यहाँ पे? C2 यानी 2 कार्बन है। तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। लेकिन कितने कार्बन यहाँ पे? 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 2, और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। फिर इसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे H6 लिखा है। H क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, वो 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है? 6 है ना। H6 लिखा है, 6 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 12 में 24 हो जाएगा, और प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 में तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे C2H6 का अणु भार निकाल लिया। अणु भार कितना आया? 30 आया। तो सबसे पहले हमें अणु भार निकालना था, जो कि निकल गया, 30 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? C2H6 में कार्बन की मात्रा देखेंगे कि कार्बन की मात्रा यहाँ पे कितनी दी गई है। तो C2H6 में ये देखिए, जो C2 है यही तो आपका कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे हैं C2। तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया था, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और कितने कार्बन? 2 कार्बन है, तो 2 × 12 यानी 24 आया था। तो यही कार्बन की मात्रा हो जाएगी। यानी कार्बन की मात्रा यहाँ पे कितनी है? C2H6 में, C2H6 में कार्बन की मात्रा 24 है। तो ये 24 मैंने ऊपर लिख लिया है। ठीक है, 2 चीजें हमें यहाँ पे पता चल गई। हमें यहाँ पे पता चल गया अणु भार। ठीक है, C2H6 का अणु भार जो कि 30 आया, और C2H6 में कार्बन की मात्रा कितनी हमें मिली है? मात्रा हमें मिली है 24। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 चीजें हमें यहाँ पे पता चल चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है? हमें यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? तो C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन की मात्रा, क्या हो जाएगा? कार्बन की मात्रा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा C2H6 का अणु भार। इसीलिए हमने ऊपर अणु भार निकाला था। शुरू में मैंने अणु भार आपको निकाल के दिखाया, और ऊपर लिखा भी हुआ है अणु भार 30 हमारा निकला है। और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 यानी 100 हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रतिशत मात्रा पूछा गया है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा 24 हमने निकाली हुई है। तो कार्बन की मात्रा की जगह क्या रख देंगे? 24 रख देंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ 24। और C2H6 का अणु भार क्या निकला है? 30 निकला है। तो ये 30 लिख दिया। ये 30 जो है ये C2H6 का अणु भार अभी हमने ऊपर निकाला था, और गुणे 100 ये हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये 0 से ये 0 मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये 3 एकन्नम 3 और 3 अठे 24 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? 8 और गुणे 10, यही तो बचा है। तो 8 × 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 80, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 80%। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। 80% यानी 80% कहाँ पे दिया है? तो ये 80% आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि चमगादड़ निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है?
क्वेश्चन है कि चमगादड़ निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी आपका दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन सी दिया है 10 हर्ट्ज से कम, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसको चमगादड़ सुन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोमाइसिटीन है। आपको यहां पे बताना है कि क्लोरोमाइसिटीन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी दिया है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी दिया है ट्रैंक्विलाइजर्स, और ऑप्शन डी दिया है एंटीबायोटिक। तो ये आपका औषधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कल ही मैंने आपको औषधि से रिलेटेड पूरा टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ था। तो कल वहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट करके कहा था कि सर जब आगे क्वेश्चन कराइएगा इम्पोर्टेंट तो वहाँ पे औषधि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। और वैसे मैंने आपको कल बता दिया था कि क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एंटीबायोटिक। जो यहाँ पे लिखा है क्लोरोमाइसिटीन, ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक औषधि। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर लिया होगा करेक्ट, क्योंकि कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था डिटेल में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों से औषधि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने आपको कल ही बता दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट करके अपना आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जूल, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, और ऑप्शन डी दिया है वाट घंटा। तो ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन 2 बार पहले भी कराया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। ऑप्शन ए दिया है 5 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है 25 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है 15 एम्पियर, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों की अरिहंत की बुक में दिया गया है। आप चैप्टर में जाके ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 एम्पियर। ठीक है, घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है 5 एम्पियर होती है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अधिक, ऑप्शन बी दिया है कम, ऑप्शन सी दिया है वायरिंग में प्रयुक्त किए गए तार के पदार्थ के बराबर, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कम। यानी फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक ध्यान रखिएगा। बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग याद कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूज लिखा हुआ है, फ्यूज तार लिखा हुआ है ना। तो जब भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे ये मान लीजिए फ्यूज के बाद क्या लिखा है, फ्यूज के बाद आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बल्ब, ठीक है। क्या लिखा है, बल्ब लिखा है। और आप ये जानते हैं कि जो फ्यूज बल्ब होता है वो किसी काम का नहीं होता है। यानी क्या होता है, जो फ्यूज बल्ब होता है वो बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए काम का, ये काम का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं क्या, कम होता है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए, तो आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूज बल्ब लिखा हुआ है, ठीक है। और जो फ्यूज बल्ब होता है वो किसी काम का नहीं होता है। और काम में यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, देखिए यह मात्रा आप हटा दीजिए यहाँ से, तो कम का साउंड आएगा। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया है डायनेमो, ऑप्शन बी दिया है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी दिया है विभवमापी और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डायनेमो। यानी निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो ये आपका है डायनेमो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि निम्न में धातु मल का सूत्र है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 2 बार कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में धातु मल का सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है CaO, ऑप्शन बी दिया है CaSO4, ऑप्शन सी दिया है CaSiO3 और ऑप्शन डी दिया है SiO2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CaSiO3। ये होता है धातुमल का सूत्र और इसको याद कर लीजिएगा। दोबारा भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यानी आपको यहाँ पे जो आयरन है, लोहे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे करना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता देता हूँ। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कराया है। मैंने आपको उस दिन क्या कहा था कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा लोहे का कर लीजिए, इसके अलावा कॉपर का प्रिपेयर कर लीजिए। कॉपर का आप लोगों से 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पे दिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, परमाणु क्रमांक नहीं दिया होता, तो आपको हर हालत में 35 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर लेने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लोहे, अगर यहाँ पे परमाणु क्रमांक ना दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26 होता है। तो 26 परमाणु क्रमांक दिया गया है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद आएगा 3p6, क्या आएगा 3p6, फिर इसके बाद आएगा
4s2। तो पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, टोटल हमने कितना फिलअप किया। तो 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18 और 2 20 हमने फिलअप कर लिया। इसके बाद 3d आएगा और कितने की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 3d 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लिए हैं। देखिए पहले में यहाँ पे 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26, ये हमने कर लिया। लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्रम से लिख लेंगे। तो क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d6 पहले आ जाएगा और 4s2 यहाँ पे बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा 3d6। ठीक है, यहाँ पे 3d6 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4s2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसको जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब दूसरे में देखिए 2s2 2p6 यानी 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 8। फिर उसके बाद देखिए तीसरे में 3s2 3p6 और 3d6 यानी 2 और 6 8 और 6 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 यानी 14 यहाँ पे आ गया, 2 8 यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद यहाँ पे 4s2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब चौथे में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 8 14 2, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 2 8 14 2 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पहले ही सिखा दिया है। ठीक है, और जो 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉपर का है, कॉपर परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसके अलावा क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अगर नहीं कर पाते हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका मेडिसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर से मैंने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन कराइएगा तो मेडिसिन वाला करवा दीजिएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था जिससे हमारा रिविजन हो जाएगा, हमको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिनेसिटीन है, आपको बताना है कि फिनेसिटीन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी दिया है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी दिया है एंटीबायोटिक और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एंटीपायरेटिक। यानी जो फिनेसिटीन है ये कैसी औषधि होती है, एंटीपायरेटिक, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एंटीपायरेटिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वरनाशी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्वरनाशी। और ज्वरनाशी को हम इंग्लिश में एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एंटीपायरेटिक बोलते हैं, उसी इंग्लिश को यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है एंटीपायरेटिक, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। 2019 का पेपर उठा के चेक कीजिएगा, वहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस आप लोगों के ऐसे ही लिखे हुए थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये जो न्यूमेरिकल आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तार में ऊर्जा होगी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि तार में ऊर्जा होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है, तो देखिए सबसे पहले 2 मिनट के लिए हमें समय पता है, टी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2 मिनट दी गई है। ठीक है, 2 मिनट दी गई है, लेकिन क्या करेंगे, 2 मिनट को हम चेंज कर लेंगे सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो 1 मिनट में 1 मिनट बराबर आपका क्या होता है, 60 सेकेंड होता है ना। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकेंड हो जाएगा। यानी 2 मिनट को जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमें 120 सेकेंड मिल जाएगा। यानी टी इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड
ये हमें पता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ, यानी V की वैल्यू हमें कितनी दी है, V की वैल्यू हमें यहाँ पे 12 वोल्ट, विभवांतर 12 वोल्ट हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, V की वैल्यू हमें 12 वोल्ट ये दी गई है। फिर इसके बाद देखिए 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी I की वैल्यू, धारा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, I की वैल्यू हमें यहाँ पे 3.5 एम्पियर ये हमें यहाँ पे दी हुई है। और तार में ऊर्जा पूछा गया है, तो तार में ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तार में ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा VIT। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है, क्या हो जाएगा, तार में ऊर्जा बराबर हो जाएगा VIT। तो हमें V की वैल्यू भी पता है, I की वैल्यू भी पता है और T की वैल्यू भी पता है। चलिए इन वैल्यूज को रख देते हैं। तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तार में ऊर्जा बराबर VI और T, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, VIT लिख दिया। V की वैल्यू कितनी दी है, 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू 3.5 दी है, तो मल्टीप्लाई का साइन 3.5 ये लगाया, फिर इनटू T की वैल्यू हमें दी थी 2 मिनट, जिसको हमने चेंज किया था सेकंड में, तो 120 सेकंड आया हुआ था, ठीक है। यानी 12 गुणे 3.5 गुणे 120, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 5040 जूल, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कि 5040 यानी 5040 जूल कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। ये क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और दोबारा भी आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोबारा पूछा जाएगा तो यहाँ पे बस क्या होगा, जो आपकी ये वैल्यूज दी गई हैं इन्हें चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे सॉल्व किया गया है सोल्यूशन तो हमारा यही होगा, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही लगेगा ना। तो यहाँ पे संख्या बदलने से कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिर से हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, और ये आप लोगों को याद भी होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे भी पूछा सकता है जहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं आखिर कितना हुआ है। तो देखिए 2 2 4 6 4 10। अब कितने की ज़रूरत है, फिर इसके बाद 3s2 12 हो जाएगा, और फिर कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 3 की, यानी आखिरी में कितना आएगा, 3p3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को, तो देखेंगे यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 हैं। दूसरे में देखिए 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8 यहाँ पे है। ठीक है, अब तीसरे में देखिए, तो तीसरे में 3s2 और 3p3 यानी 2 और 3 5, यानी 2 8 5, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 2 8 5 दिया कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड करीब 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि सोने का लैटिन नाम है। आपको यहाँ पे बताना है कि सोने का लैटिन नाम क्या होता है। ये तीसरी बार या फिर चौथी बार आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 4 ऑप्शन
ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अर्जेंटम, ऑप्शन बी नेट्रियम, ऑप्शन सी दिया है क्यूप्रम और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर सोने का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोने का लैटिन नाम होता है ऑरम। क्या होता है? ऑरम होता है। मैंने आपको कई बार बताया। तो क्या ऑरम आप लोगों को कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे अर्जेंटम है, नेट्रियम है, क्यूप्रम है, लेकिन ऑरम तो है ही नहीं। तो ऑरम नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा कि सोने का लैटिन नाम ऑरम होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे अर्जेंटम है, ये चांदी का होता है, ये चांदी का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। ठीक है, इसके अलावा नेट्रियम ये किसका होता है? ये सोडियम का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसका होता है? सोडियम का। फिर क्यूप्रम लिखा है, ये कॉपर का होता है। ये तो बड़े आसानी से आप लोग बता पाएंगे, क्योंकि क्यूप्रम और कॉपर सेम साउंड, बड़े आसानी से आप लोग बता पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।